एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं न्यू एनसीईआरटी साइंस बुक। इसमें हम देखेंगे क्लास 10th की जो बुक है उसमें आनुवंशिकता से संबंधित जो चैप्टर है उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आज के इस वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। किसी प्रकार की अगर कहीं मिस्टेक हो जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना ताकि हम उसको सुधार सकें। वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना टॉपिक आनुवंशिकता। इसमें हम देखें पहला क्वेश्चन RRYY जीन संरचना का बाह्य लक्षण क्या होता है। तो इसका बाह्य लक्षण हो जाएगा गोल पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है DNA का वो भाग जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको जीन के नाम से जानते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें पूछा है TT अक्ष TT के संस्करण से मतलब इन दो के संस्करण से प्राप्त संततियाँ जो है उनका अनुपात क्या होगा। तो इन दोनों का जो अनुपात हम निकालेंगे तो 1:1 ये हो जाएंगे। मतलब यहाँ इनका मल्टीपल हो रहा है, क्रॉसिंग यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध लंबे पौधे मतलब कैपिटल T और शुद्ध बौने पौधे मतलब स्मॉल t। इनके संस्करण से F1PD से प्राप्त संततियाँ जो हैं वो किस प्रकार की होंगी। तो इसमें हम देखेंगे सभी जो लंबे पौधे हैं वो इसमें प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे के साथ संस्करण क्रॉसिंग कराया जाता है। तो F2PD शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों का अनुपात उसमें क्या हो जाएगा। तो यहाँ भी इन दोनों का जो अनुपात रहेगा वो समान रहेगा, वो 1:1 रहेगा। अगला क्वेश्चन है मटर के एक शुद्ध लंबे पौधे को एक शुद्ध बौने पौधे के साथ संस्करण कराया जाता है। तो F2PD में लंबे और बौने पौधों का अनुपात क्या होगा। तो इसमें अनुपात हो जाएगा 3:1। तो मटर में ये अनुपात चेंज हो जाता है। अगला क्वेश्चन है एक दंपति की पहली 2 संतान तो लड़की हैं और इस बार जो तीसरी संतान हुई है वो लड़का होने की संभावना उसमें बताई जा रही है। तो ये संभावना कितनी सही है। तो इसमें 50-50 का आंकड़ा बनता है। अगला क्वेश्चन है RRYY जीनी संरचना का बाह्य लक्षण क्या होगा। तो इसका बाह्य लक्षण जो होगा वो गोल और पीला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने पैतृक पौधों एवं F1PD मतलब प्रथम संतति जो PD है उसके पौधों को किस प्रकार प्राप्त किया। तो उन्होंने स्वपरागण के द्वारा उनको प्राप्त किया था। आनुवंशिकता का जनक किसको कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग किस पादप पर किए थे। तो इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो उद्यान मटर पर प्रयोग किए थे। तो मटर के पौधों पर मेंडल ने सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। अगला है आनुवांशिक लक्षणों के वाहक कौन होते हैं। तो वो होते हैं जीन। मानव में एलिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो जो एलिंग होते हैं मानव में उनके गुणसूत्रों की संख्या जो पाई जाती है वो पाई जाती है 22 जोड़ी, 22 जोड़ी इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें मानव में लिंग गुणसूत्रों की जो संख्या है वो कितनी है। तो वो होती है 1 जोड़ी। जीन कहाँ पर स्थित होते हैं। तो जीन जो होते हैं वो गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। नेक्स्ट है कौन सी विभिन्नताएं अगली संतति में वंशागत हो जाती हैं। तो वो हैं आनुवांशिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में विविधताएं अधिक प्रदर्शित होती हैं। तो वो होता है लैंगिक जनन। पुरुष में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं। तो यहाँ हम बात करें XY जो हैं ये तो पुरुष के लिंग गुणसूत्र हैं और XX जो हैं ये महिला के लिंग गुणसूत्र हैं।
नेक्स्ट है वंशानुगतिकी कार्यकीय इकाई जो होती है वो क्या होती है, तो वो होती है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल संकर संस्करण को परिभाषित कीजिए। तो इसका जवाब हो जाएगा दो पौधों के मध्य एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस को एकल संकर संस्करण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है एक संकर संस्करण की F2PD का लक्षण प्रारूप जो है वो किस अनुपात का होगा, तो वो 3:1 का होगा, मतलब 3 तो लंबे होंगे और 1 बौना होगा। एक संकर संस्करण की F2PD का जीन प्रारूप जो है उसका अनुपात क्या होगा, तो उसका अनुपात 1:2:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विसंकर संस्करण की F2PD का लक्षण अनुपात क्या होता है, तो इसकी हम बात करें तो ये द्विसंकर है, इसका हो जाएगा 9:3:3:1। ये F2PD की यहाँ पर बात हो रही है। आनुवंशिकता जो है वो किसे कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा प्राणियों में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले पूर्वजों के जो लक्षण और गुण हैं उन्हीं को आनुवंशिकता कहा जाता है। नेक्स्ट है कौन सा जीव अपना लिंग बदल सकता है, तो वो है घोंघा। नेक्स्ट है जीन प्रारूप किसे कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा जीवों के आनुवंशिक संगठन को जीन प्रारूप की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन किसे कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा सजीवों की आनुवंशिक इकाई को जीन कहा जाता है। जीन जो है वो डीएनए का वो भाग होता है जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। नेक्स्ट है गुणसूत्र क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा गुणसूत्र सभी जीवों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला तंतु रूपी एक पिंड होता है जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो निश्चित रहती है। नेक्स्ट है मानव में कौन सा गुणसूत्र आकार में सबसे छोटा होता है, तो वो होता है वाई गुणसूत्र, ये आकार में सबसे छोटा होता है। एकल संकर संस्करण प्रयोग पर आधारित नियम कौन सा है, तो उस नियम की हम बात करें तो वो है प्रभाविता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी विभिन्नताएं अगली संतति में वंशागत होती हैं, तो वो विभिन्नताएं आपको बतानी हैं। वो विभिन्नताएं हैं आनुवंशिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें मेंडल ने स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को सिद्ध करने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया था, तो वो किया था द्विसंकर संस्करण का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के जनन में विविधताएं जो हैं वो प्रदर्शित होती हैं, तो लैंगिक जनन में विविधता अपेक्षाकृत अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं, तो लैंगिक जनन वाले जीवों में एक अभिलक्षण के जीन के 2 प्रतिरूप हमारे सामने दिखाई देते हैं। इन प्रतिरूपों के एक समान न होने की स्थिति में जो प्रतिरूप प्रकट होता है उसे ही प्रभावी लक्षण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या सभी जीवों के नवजात का लिंग निर्धारण समान होता है, तो इसे आपको समझाना है। तो सभी जीवों के नवजात का जो लिंग निर्धारण है वो समान नहीं होता है। सभी जीवों में नवजात का लिंग निर्धारण समान तो नहीं होता है। अलग अलग स्पीशीज इसके लिए अलग अलग युक्ति अपनाते हैं। कुछ पूर्ण रूप से पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, इसलिए कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण निश्चित अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है कि संतति नर होगी या फिर संतति मादा होगी। घोंघे जैसे कुछ प्राणी अपना लिंग जो है वो परिवर्तित कर सकते हैं, जो इस बात का संकेत है कि इसमें लिंग निर्धारण जो है वो आनुवंशिक नहीं होता है। लेकिन मानव में लिंग निर्धारण जो है वो आनुवंशिक आधार पर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्नताओं से क्या तात्पर्य है, तो इसका जवाब हो जाएगा समान आनुवंशिक वाले जीवों में पाई जाने वाली असमानताएं विभिन्नताएं कहलाती हैं।
नेक्स्ट है वंशागति के नियमों का आधार क्या है। तो वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता व पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ संतति में स्थानांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध किस्म से क्या तात्पर्य है। तो ऐसे जीन जो किसी लक्षण विशेष के लिए अनेक पीढ़ियों तक अपने समान लक्षण वाले जीव ही उत्पन्न करते हैं उन्हें शुद्ध किस्म कहते हैं। नेक्स्ट है एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं, क्यों। तो इसका जवाब हो जाएगा उपार्जित लक्षण का प्रभाव केवल कायिक कोशिका पर ही होता है, इसका प्रभाव आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पर नहीं होता है, जबकि आनुवांशिक पदार्थ के लक्षण ही वंशागत होते हैं। अतः उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल को वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सफलता कैसे प्राप्त हुई। मेंडल से पहले भी बहुत से वैज्ञानिकों ने मटर एवं अन्य जीवों के वंशागत गुणों का अध्ययन किया था, परंतु मेंडल ने अपने विज्ञान एवं गणितीय ज्ञान को सम्मिश्रित किया। मेंडल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रत्येक पीढ़ी के एक एक पौधे द्वारा प्रदर्शित लक्षणों का रिकॉर्ड रखा तथा उसकी गणना की। इससे उन्हें वंशागत नियमों के प्रतिपादन में सहायता प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने मटर के पौधे में कौन कौन से विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन किया। तो यहाँ हम देखते हैं विपर्यासी लक्षण और प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। सबसे पहले हम पौधे की लंबाई की बात करें तो इसमें प्रभावी लक्षण तो उसका लंबापन हो जाएगा और अप्रभावी लक्षण बौनापन हो जाएगा। फिर हम बीज की गोलाई की बात करें तो प्रभावी लक्षण में बीज गोल होगा और अप्रभावी लक्षण में बीज झुर्रीदार होता है। फिर हम अगर बीज के रंग की बात करें तो प्रभावी लक्षण में बीज का रंग पीला रहेगा, जबकि अप्रभावी लक्षण में उसका रंग हरा हो जाता है। फिर हम फूल के रंग की बात करें तो प्रभावी लक्षण में फूल का रंग बैंगनी होता है, जबकि अप्रभावी लक्षण में फूल का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पादप का चयन किया था और क्यों। तो हमको पता है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर के पौधों का चयन किया था। मटर के पौधे में विपर्यासी विकल्पी लक्षण जो हैं वो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। इनका जीवन काल छोटा होता है। सामान्यतः स्वपरागण इनमें होता है, परंतु कृत्रिम तरीके से पर परागण भी इसके द्वारा करवाया जा सकता है। एक ही पीढ़ी में अनेक बीज इनसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मटर के लंबे एवं बौने लक्षणों वाले पौधों में संस्करण कराने पर F2PD में प्राप्त संतति का लक्षण जो प्ररूप अनुपात है वो रेखीय आरेख के द्वारा आपको स्पष्ट करना है। या फिर इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि क्या होता है जब मटर के शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीच में संस्करण कराया जाता है। तो F1PD तथा F2PD का अनुपात बताना है। या फिर प्रभाविता के नियम को आरेख के द्वारा समझाइए अथवा एकल संकर संस्करण प्रयोग को आरेख द्वारा समझाइए। तो ये कई क्वेश्चन जो हैं वो एक ही तरीके से पूछे जा सकते हैं, सभी का एक ही जवाब होगा। तो इसका जवाब हो जाएगा मटर के दो पौधों के मध्य एक जोड़ी विकल्पी मतलब विपर्यासी लक्षणों के मध्य क्रॉस को एकल संकर संस्करण कहते हैं। प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह प्रभावी लक्षण होता है, जो लक्षण प्रकट नहीं होता वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस नियम को मेंडल का प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अब हम इसको नीचे चित्र के द्वारा भी देख सकते हैं कि किस प्रकार कौन सी पीढ़ी में ये अशुद्ध लंबे पौधे हैं और ये शुद्ध लंबे पौधे हैं, ये शुद्ध बौने पौधे हैं। यहाँ इनका ऐसे क्रॉस संस्करण करवाया जाता है। युग्मक जनक पीढ़ी यहाँ प्रथम F1 पीढ़ी है। यहाँ आप देख सकते हैं इसका ये चित्र आप। यहाँ हम आगे बात करें जब मटर के शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने, शुद्ध लंबे
कैपिटल टी में हो जाएंगे और शुद्ध बौने स्मॉल टी में हो जाएंगे। इन पौधों का संस्करण करवाया जाता है। तो F1PD के सभी पौधे जो हैं वो प्रभावी लक्षण वाले अर्थात लंबे होते हैं। फिर हम देखते हैं F1PD प्रथम संतति पीढ़ी। यहाँ आप देख सकते हैं एक शुद्ध लंबा, एक शुद्ध बौना। तो यहाँ इनका संस्करण यहाँ पर हो रहा है, युग्मक यहाँ हो रहा है। फिर द्वितीय संतति पीढ़ी F2PD में ये इस प्रकार से यहाँ शुद्ध लंबे और आगे यहाँ शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हो रहे हैं। तो दोनों का जो प्रतिशत है वो 25-25 है और अशुद्ध लंबे और अशुद्ध बौने पौधों का प्रतिशत 50 है। तो यहाँ हम देख सकते हैं जबकि F2PD में प्राप्त पौधे जो हैं वो 75% लंबे और 25% बौने होंगे। F2PD का जो लक्षण प्रारूप अनुपात है वो 3:1 हो जाता है और इसमें 3 लंबे और 1 बौना पौधा रहेगा। जबकि F2PD का जीन प्रारूप अनुपात जो है वो 1:2:1 होगा। 1 शुद्ध लंबा, 2 अशुद्ध लंबे और 1 शुद्ध बौना, मतलब इसमें ये बौना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो द्विसंकर संस्करण को समझाना है और इसके लक्षण जो हैं वो स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं या फिर मेंडल के द्विसंकर संस्करण के नियम को समझाइए। दोनों क्वेश्चनों का जवाब एक ही है। इसको हम देख लेते हैं। पौधे गोलाकार, हरे, झुर्रीदार ये यहाँ पर दिखाए गए हैं और इनमें युग्मक करवाया गया है। P इसमें PD है। यहाँ F1PD हम देख सकते हैं, इसमें पीले गोलाकार विषम युग्मनजी जो हैं ये इसमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका संस्करण यहाँ करवाया गया है और ये किस प्रकार यहाँ बदल रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से आप इनको आसानी से समझ सकते हैं। ये जो हैं सभी लंबे हैं, पीला गोलाकार है और यहाँ पर ये धीरे धीरे इनमें आप कोई हरा गोलाकार है, कोई पीला गोलाकार है, यहाँ आप इसमें देख सकते हैं, कोई झुर्रीदार है। फिर हम आगे बात करें द्विसंकर संस्करण में मेंडल ने 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का चयन किया। मेंडल ने देखा कि गोल पीले बीज वाले पौधों का संस्करण झुर्रीदार हरे बीजों वाले पौधों से करवाया तो F1PD के सभी पौधे गोल व पीले बीज वाले ही दिखाई दिए। F1PD के पौधों के बीच स्वपरागण करवाया गया तो देखा कि F2PD में 4 प्रकार के पौधे उत्पन्न हुए हैं। गोल पीले बीज वाले 9 पौधे, गोल हरे बीज वाले 3 पौधे और झुर्रीदार पीले बीज वाले 3 पौधे और झुर्रीदार हरे बीज वाला 1 पौधा जो हमने ऊपर चित्र में देखा था। इस प्रकार के ये पौधे हमें प्राप्त हुए हैं। फिर हम बात करें F2PD के लक्षण प्ररूप जो हैं उनका अनुपात रहेगा 9:3:3:1। इस प्रयोग से स्पष्ट होता है कि बीजों के आकृति तथा रंग की वंशानुगत पीढ़ी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, अतः ये लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है। आरेख बनाकर आपको समझाना है। तो मनुष्य में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं जिनमें से 22 जोड़ी अलिंग गुणसूत्र होते हैं, जबकि 23वां जो जोड़ा होता है वही लिंग गुणसूत्र कहलाता है। मनुष्य में लिंग निर्धारण जो है वो लिंग गुणसूत्रों के द्वारा होता है। माता में 23वें जोड़े के दोनों लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो अक्ष अक्ष समान होते हैं तथा पिता में एक गुणसूत्र अक्ष होता है जबकि दूसरा गुणसूत्र जो होता है वो वाई होता है। गुणसूत्र आकार में सबसे छोटा होता है, अतः स्त्रियों में अक्ष अक्ष और पुरुषों में अक्ष वाई लिंग गुणसूत्र होते हैं। लड़का हो या लड़की अपनी माता से सदैव अक्ष गुणसूत्र वो प्राप्त करता है, अतः बच्चों का लिंग निर्धारण इसी बात पर निर्भर करता है कि पिता से किस प्रकार का गुणसूत्र उनको प्राप्त हुआ है। पिता से यदि अक्ष गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो लड़की पैदा होगी और यदि पिता से वाई गुणसूत्र वंशानुगत होता है तो लड़का उत्पन्न होता है। यहाँ आप देख सकते हैं अक्ष नर में अक्ष वाई,
मादा का यहाँ अक्ष दिखाया गया है, ये क्या है, जनक है। यहाँ इनका युग्मक करवाया जाता है, एक दूसरे से निषेचन होता है और फिर नीचे जो संतति पैदा होती है उसमें अगर अक्ष आ जाए, मतलब अक्ष माता का और अक्ष पिता का आ जाए तो दोनों में जो संतान उत्पन्न होगी वो लड़की होगी। अगर पिता से अक्ष और माता से भी अक्ष आ जाए तो भी लड़की उत्पन्न होगी। अगर पिता से अक्ष और माता से वाई आता है तो लड़का उत्पन्न होगा। तो अक्ष वाई जहाँ आता है वहाँ लड़का उत्पन्न होने के चांस हैं और अक्ष से लड़की उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, प्रभावी लक्षणों व अप्रभावी लक्षणों में अंतर आपको बताना है। प्रभावी लक्षण जो हैं वो संकरण के बाद F1 पीढ़ी में दिखते हैं, जबकि जो अप्रभावी लक्षण हैं वो F1 पीढ़ी में नहीं दिखाई देते। दूसरा अंतर है, प्रभावी लक्षण हमेशा तभी व्यक्त होते हैं जब जुड़ा हुआ एलील प्रभावित होता है, जबकि अप्रभावी लक्षण में यह तभी व्यक्त होते हैं जब जुड़े हुए दोनों एलील अप्रभावी हों। तीसरा अंतर है, प्रभावी जीन से भावी पीढ़ियों में संचारित होने की संभावना जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में होती है, जबकि अप्रभावी में जीन के संचारित होने की संभावना बहुत ही कम होती है। प्रभावी जीन को कैपिटल लेटर से दर्शाया जाता है, जबकि अप्रभावी जीन को स्मॉल लेटर के रूप में यहाँ दर्शाया गया है। तो इसी के साथ अपना आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।